प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसकी परिभाषा कैसे समय के साथ बदलती रही है और इसका नेचर कैसा है। ये सारे विषय, इन सारे मुद्दों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अर्थशास्त्र की स्पष्ट परिभाषा क्या है, ये स्पष्टतः परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगातार इसकी विषय वस्तु बदलती रही और इसलिए परिभाषा भी बदलती रही। हम सब जानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और इस असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संसाधन सीमित है। अतः ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि सीमित संसाधनों का किस प्रकार कुशलतम प्रयोग किया जाए कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। यहाँ पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स and what the key concepts that define the core idea in economics are. इकोनॉमिक्स क्या है, वो कौन से मूल सिद्धांत है, मूल कोर आइडियाज है जिसे इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया जाता है, उसको एक शेप दी जा सकती है। दूसरा बिंदु हमारा इस वीडियो में रहेगा कि व्हाट मार्केट क्या है, which are the principle of market that make the economy, और बाजार के क्या नियम हैं और जिससे एक इकोनॉमी का निर्माण होता है, उसका एक संचालन होता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, क्यों इकोनॉमिक्स को एक साइंस कहा जाता है और क्यों कर ये इकोनॉमिस्ट के बीच में एक ही विषय वस्तु पर अलग अलग मत क्यों आते हैं या असहमतियां क्यों बनती। ये तीन प्रमुख बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले देखें कि इकोनॉमिक्स, पहले मैं इसके माध्यम से बताऊंगा, इसी बात को बहुत अच्छी तरीके से पुनः एक बार हिंदी में रिपीट करूंगा। देखिए, इकोनॉमिक्स शब्द आया कहाँ से है। ये ग्रीक भाषा का वर्ड इकोनॉमी से आया है और जिसका अर्थ है वन हु मैनेज ए हाउस होल्ड, जो एक घर या परिवार का प्रबंधन करते हैं या किस प्रकार से घर या परिवार का प्रबंधन किया जाता है, ये इकोनॉमी। तो ये ग्रीक वर्ड से आया है और जिसका अर्थ वहाँ है वन हु मैनेज ए हाउस होल्ड। एट फर्स्ट दिस ओरिजिन माइट सीम पिकुलर, बहुत अजीब सी बात लगती है, लेकिन बट इनफैक्ट हाउस होल्ड एंड इकोनॉमिक्स हैव मच इन कॉमन। हाउस होल्ड और इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, ये एक समानार्थक रूप में है। अब जानते हैं कि
बहुत कॉमन सी बात है। इकोनॉमिक्स यहीं से है। इकोनॉमिक्स एक समाज विज्ञान है। घर की रसोई का प्रबंधन कैसे किया जाता है, घर कैसा चलाया जाता है। घर की रसोई का प्रबंधन का मतलब है घर कैसा चलाया जाता है। घर कैसा चला जाए ये कुशलता सीमित संसाधनों से किस प्रकार से उनका इफिशिएंट यूज किया जाए, ये बात यहाँ पे अंतर्निहित है। और इसी को ही हम इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं, इसी विभाग का इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत एक क्लोज एसोसिएट है, बहुत नजदीक इस बात, बहुत एक सा अर्थ है स्केर्सिटी से। तो इकोनॉमिक्स और स्केर्सिटी एक दूसरे के समानार्थक है। तो द वर्ड इकोनॉमिक्स इज क्लोजली एसोसिएटेड टू स्केर्सिटी। और इकोनॉमीज have much in common, ये household faces many decisions। जिस प्रकार से एक परिवार बहुत सारे निर्णय का सामना करता है, वैसा इकोनॉमिक्स में ही भी होता है। इसलिए दोनों कॉमन, दोनों की विषय वस्तु कॉमन है। जैसे ये घर में ये तय करना होता है, परिवार में ये तय करना होता है कि कौन सा काम किसको करना है, और उसके बदले में परिवार का वो सदस्य क्या प्राप्त करेगा, खाना कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोएगा, घर की सफाई कौन करेगा, घर में अतिरिक्त खाने के लिए ऑफर किसको किया जाएगा। एक परिवार की तरह ये एक सोसाइटी इन सारी समस्याओं का सामना करती है। ए सोसाइटी मस्ट डिसाइड व्हाट जॉब विल बी डन एंड हु डू देम। कौन सा कार्य करना है और उस कार्य को कौन करेगा। जैसे आप देखते हैं कि 70 के दशक में जब तेल की प्राइसेज बढ़ी तो एनर्जी एफिशिएंट कार का प्रयोग किया जाने लगा। तो उपभोक्ता फ्यूल एफिशिएंट कार का उपयोग 70 के दशक में करता है। 90 के दशक में उपभोक्ता स्पोर्ट्स कार करता है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आ रहे हैं, लोगों की प्रेफरेंस बदल रही है, लोगों की इनकम बदल रही है। इसी प्रकार से कौन व्यक्ति हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करेगा, कौन व्यक्ति कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम करेगा, वो कौन से कारक है जो अमेरिका के संदर्भ में 80 के दशक में गरीब और अमीर के बीच में एक बड़ा आय में अंतराल होता है। और भारत की 70 के दशक के बाद में किस प्रकार से सोसाइटी में क्लास, इकोनॉमिक क्लास गैप बनता है। तो ये किस प्रकार से चॉइसेज का निर्माण होता है एक सोसाइटी में, और चॉइसेज किस प्रकार से संसाधनों का आवंटन करने को प्रभावित करती है, ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखेंगे। और आगे जाकर के हम इसको देखेंगे। लेकिन 5 बड़े कॉन्सेप्ट्स है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये क्या है देखिए। पहला है ट्रेड ऑफ। एक को बढ़ाने पर दूसरे को घटाना पड़ता है। संसाधन सीमित है। अब सीमित संसाधनों का किसी एक उपयोग में ज्यादा प्रयोग करते हैं तो दूसरे प्रयोग में उसका उपयोग घटाना पड़ता है।
अ, तो ये ट्रेड ऑफ कहलाता है। जैसे आप इकोनॉमिक्स ज़्यादा पढ़ते हैं तो फिजिक्स के लिए आपको कम समय अ, बचा पाएँगे, या इकोनॉमिक्स ज़्यादा पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के लिए कम समय बचा पाएँगे। तो एक को बढ़ाने पर दूसरे के लिए संसाधनों की कमी होती है, तो समय भी एक संसाधन है। इसी प्रकार से चॉइसेस लोगों की पसंद का निर्माण होने के लिए अ अ, जो व्यक्तिगत रूप से इंसेंटिव्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आईफ़ोन की तुलना में मोटोरोला अपना एक फ़ोन लॉन्च करता है जो आईफ़ोन की तुलना में सस्ता है। तो लोगों को इंसेंटिव मिलता है कि यदि सेम क्वालिटी मिल रही है तो लोग आईफ़ोन को अ, आईफ़ोन की तुलना में वह मोटोरोला फ़ोन का उपयोग करें। तो ये तय करता है कि इंसेंटिव किस प्रकार से हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। तो इंसेंटिव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे काम करने में जो सबसे अधिक प्रेरणा शक्ति काम करती है वो इंसेंटिव है। हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि अ, या एक्स्ट्रा किसी वस्तु का उत्पादन इसलिए करते हैं कि उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ लेनी है, तो ये इंसेंटिव है। अ, और इसी प्रकार से जब हम तीसरा महत्वपूर्ण जो की फैक्टर है एक्सचेंज। जब हम एक्सचेंज करते हैं तो हमें हमारी चॉइसेस का एक बड़ा दायरा बन जाता है। जब हम एक वस्तु जिसमें कि हम बहुत अच्छी तरीके से कुशलता से उत्पादन करने में सक्षम होते हैं, तो जब हम उसको किसी दूसरे अ अ, के साथ एक्सचेंज करते हैं तो हमारा उसका दायरा बन बढ़ जाता है। हमारे हमारे पास विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। Uh, to make intelligent choices, uh, it's required that we have and utilize the information. तो चौथी महत्वपूर्ण बात है कि इंफॉर्मेशन हमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए इंटेलिजेंट निर्णय लेने के लिए हमें सूचनाएं होना जरूरी है। यदि हमें सूचना नहीं होगी तो हम निर्णय नहीं ले पाएंगे। जैसे हमें अ, कोई एक हमारी वस्तु खरीदनी है, तो हम बेस्ट क्वालिटी, फिर उसका लोवेस्ट प्राइस, ये कहाँ मिल रही है? ये सूचना हमें जब तक नहीं होगी तो हम निर्णय नहीं ले पाएँगे। हम और दूसरा है वितरण। चॉइसेस से अ अ, लोगों की क्या पसंद है, अर्थव्यवस्था में वो उत्पादन किया जाता है। उस वस्तु को उत्पादन करने में संसाधन लगते हैं। तो और जो संसाधन उस वस्तु के उत्पादन में लगते हैं, उनको आय प्राप्त होती है। तो हमारी चॉइसेज ये तय करती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, कहाँ रोज़गार मिलेगा, लोगों की आय कितनी होगी, आय का वितरण कैसे होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें लोगों की किसी वस्तु या वस्तु समूह के प्रति उनकी पसंद पे निर्भर करता है। तो 5 बड़े फैक्टर है जो हमारे चॉइसेस को निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ट्रेड ऑफ, दूसरा इंसेंटिव, तीसरा इन्फॉर्मेशन, चौथा एक्सचेंज और पाँचवाँ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 5 चीज़ें हैं जो अ, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अ, चॉइसेस के निर्माण करने में, हमारी पसंद का निर्माण करने में। अ,
यहाँ पर पुनः एक बार आते हैं कि इकोनॉमिक्स, मैंने अभी पूर्व में कहा कि इकोनॉमिक्स और स्कैरसिटी ये लगभग समानार्थक है, क्लोज एसोसिएट है एक दूसरे से। तो पहले देखिए स्कैरसिटी कहते किसे हैं, यहीं से इकोनॉमिक्स की परिभाषा निकल करके आएगी। हम बहुत सरल ढंग से इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं वो जानना चाहते हैं। पहला देखिए स्कैरसिटी किसे कहते हैं, सीमितता, दुर्लभता किसे कहते हैं, संसाधनों, सोसाइटी के संसाधनों की प्रकृति सीमित है, मतलब द लिमिटेड नेचर ऑफ सोसाइटी रिसोर्स। स्कैरसिटी का अर्थ है समाज में संसाधन सीमित मात्रा में है। और इकोनॉमिक्स, इससे इकोनॉमिक्स का क्या संबंध है, जब हम ये कह रहे हैं कि इट्स स्कैरसिटी एंड इकोनॉमिक्स आर क्लोजली एसोसिएट्स, तो इकोनॉमिक्स का अर्थ यहाँ पे क्या है, द स्टडी ऑफ हाउ द सोसाइटी मैनेज इट्स स्केयर रिसोर्स। इकोनॉमिक्स इस बात का अध्ययन करता है कि एक समाज अपने सीमित संसाधनों का किस प्रकार से प्रबंधन करता है, किस प्रकार से कुशलता से उसका उपयोग करता है। यहाँ पर समाज का यह प्रबंधन कि वह अपने सीमित संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग करता है बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको यहाँ रखना चाहूंगा कि स्कैरसिटी स्कैरसिटी का अर्थ क्या है। स्कैरसिटी मीन्स द सोसाइटी हैज लिमिटेड रिसोर्स and therefore cannot produce all goods and services people wish to have. स्कैरसिटी का अर्थ है समाज के संसाधनों की सीमितता। इस कारण से, चूंकि समाज में संसाधन सीमित है, इस कारण से अर्थव्यवस्था में उन समस्त वस्तुओं में सेवाओं का उत्पादन नहीं किया जा सकता जिसे लोग चाहते हैं। यानी लोगों की आवश्यकताएं सीमित है, लेकिन सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति इस सीमित संसाधन सीमित होने के कारण योग के कारण नहीं की जा सकती। तो संसाधन सीमित के संदर्भ में लोगों की असीमित आवश्यकताएं हैं, उन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संसाधन सीमित है। हम वह प्रत्येक वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन नहीं कर सकते, उन प्रत्येक वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन नहीं कर सकते जिसे लोग चाहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही बात है जैसे कि एक परिवार के समस्त सदस्यों को, प्रत्येक सदस्यों को वो सब चीजें नहीं उपलब्ध करा सकता जो वो चाहता है। बिल्कुल इसी प्रकार से सोसाइटी की बात है कि एक सोसाइटी वो स्तर प्रत्येक व्यक्ति को नहीं उपलब्ध करा सकता जो उसकी अभिलाषा है। तो देखिए फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट ए हाउस होल्ड कैन नॉट गिव एवरी मेंबर एवरीथिंग ही सी वांट्स। एक परिवार के हर सदस्य को वो हर चीज नहीं दे सकता जो वो चाहता है। इसी प्रकार से एक सोसाइटी व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति के हाईएस्ट जीवन की सुख सुविधाओं को नहीं उपलब्ध करा सकता जो वो प्राप्त करना चाहता है, जो उसकी आकांक्षा है, अभिलाषा है। तो इस संदर्भ में संसाधन सीमित है। देखिए इसी संदर्भ में फिर इसको एक बार फिर रिपीट करें। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ द सोसाइटी मैनेजेस स्केयर रिसोर्स।
समाज में संसाधनों का आवंटन किसी एक केंद्रीय योजनाकार के द्वारा नहीं तय की जाती, बल्कि करोड़ों लोगों के निर्णय, करोड़ों परिवारों के निर्णय, हजारों परिवारों और फार्म्स, हाउस होल्ड्स और फार्म्स के निर्णय से तय होता है। यानी संसाधनों का आवंटन किस प्रकार से होगा, किसी एक एजेंसी या एक व्यक्ति के द्वारा तय नहीं होता, बल्कि मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड्स और फार्म्स के द्वारा तय होता है। उनके सामूहिक निर्णय से तय होता है कि संसाधनों का कैसे उपयोग किया जाएगा। इस रूप में इकोनॉमिस्ट देयरफॉर स्टडी, तो अर्थशास्त्री ये अध्ययन करता है कि हाउ द पीपल मेक डिसीजंस, लोग निर्णय किस प्रकार से करते हैं, हाउ मच दे वर्क, वो कितना काम करते हैं, व्हाट दे बाय, वो क्या खरीदते हैं, हाउ मच दे सेव, कितना बचाते हैं, हाउ दे इन्वेस्ट देयर सेविंग्स, अपनी बचत को कैसे निवेश करते हैं। इकोनॉमिस्ट आल्सो स्टडी हाउ पीपल इंटरैक्ट विद वन अनदर, एक दूसरे से किस प्रकार से इंटरैक्ट करते हैं, इस बात का अध्ययन इकोनॉमिस्ट करते हैं। तो देखिए क्या इकोनॉमिस्ट किस बात का अध्ययन करता है इकोनॉमिस्ट, हाउ द पीपल मेक डिसीजंस, किस प्रकार से लोग निर्णय लेते हैं, कौन सा काम कितना करते हैं, क्या खरीदते हैं, कितना बचाते हैं, अपनी बचत को कहाँ निवेश करते हैं, और एक दूसरे से किस प्रकार से इंटरैक्ट होते हैं, लेन-देन करते हैं, संपर्क करते हैं, आर्थिक निर्णय एक दूसरे को एक दूसरे से लेन-देन किस प्रकार से करते हैं। ये तो देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स को समझने के लिए मैं फिर बहुत सरल रूप से आगे आऊँगा, लेकिन 10 इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, वो हम एक बार बहुत सरल ढंग से देखें। पहली चीज का निर्णय लेने में, हाउ पीपल मेक डिसीजंस, लोग निर्णय किस प्रकार से करते हैं। इसके लिए 4 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पीपल फेस ट्रेड ऑफ, लोग चुनाव की समस्या का सामना करते हैं। जैसे यदि गेहूं का ज्यादा उत्पादन किया जाता है, क्योंकि एक किसान के पास खेत सीमित मात्रा में, गेहूं का ज्यादा उत्पादन किसान करता है, तो उसे सरसों के लिए कम एरिया ऑफ लैंड उसके पास उपलब्ध होगा। तो एक को बढ़ाने पर दूसरे में कमी करनी पड़ती है। जैसे आप इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज्यादा समय लगाते हैं, तो आप पॉलिटिकल साइंस के लिए कम समय आपके पास रह जाता है। तो पीपल फेस ट्रेड ऑफ, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि सीमित है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर के संदर्भ में यदि गेहूं का ज्यादा उत्पादन करना चाहते हैं, तो सरसों या अन्य दूसरी फसल के लिए कम भूमि, कृषि योग्य भूमि उपलब्ध रहती है, क्योंकि कृषि योग्य भूमि सीमित है। तो स्कैरसिटी है, सीमितता है। इस सीमितता के कारण पीपल फेस ट्रेड ऑफ, लोगों को चुनाव का सामना करना पड़ता है। एक को बढ़ाना होता है तो दूसरे में को कमी करना पड़ता है। दूसरी बात, इसी में ये बात निकल करके आती है, द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट, जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं उसकी लागत आपको त्याग के रूप में करनी पड़ेगी। आप जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उसके बदले में क्या त्याग करते हैं, ये हमारे किसी जो प्राप्त कर रहे हैं उसकी एक प्रकार की लागत है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये अवसर लागत है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण, रेशनल पीपल थिंक एट मार्जिन, व्यक्ति हर अपने निर्णय में हर उस बिंदु का विश्लेषण करता है, उस मार्जिन पॉइंट पे जाकर के विश्लेषण करता है
और फिर विवेकशील निर्णय लेता है कि किस अ, अ, को अ, पसंद करने से क्या हमें स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और क्या हमें हम किसी एक विषय वस्तु को चुनते हैं या एक वस्तु का चुनाव करते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? जैसे हम ये कहें कि किसान गेहूँ का अधिक उत्पादन करना चाहता है, तो गेहूँ का उत्पादन सरसों की तुलना में अधिक उत्पादन क्यों करना चाहता है? इसका मतलब ये है कि वह ये देखता है कि गेहूँ पे प्रति हेक्टर उत्पादन ज़्यादा है और उसकी कीमत ज़्यादा है। इसके कारण वह ज़्यादा आय प्राप्त करता है, तो उसका विवेकशील निर्णय है। क्या वो कम की बजाय ज़्यादा को प्रेफ़र करता है? तो पहला, हाउ पीपल मेक डिसीज़न्स, लोग निर्णय कैसे करते हैं? पहला, उसको ट्रेड ऑफ का सामना करना पड़ता है। दूसरा, एक को बढ़ाने की लागत दूसरों को त्यागने के रूप में है। तो ये एक प्रकार से अवसर लागत है। तीसरा, वो विवेकपूर्ण निर्णय लेता है, कम की बजाय ज़्यादा को प्रेफ़र करता है। यहीं पर हम ये हम देख चुके हैं। अ, पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव, लोग इंसेंटिव प्रेरणा के प्रति, उसको क्या इंसेंटिव मिल रहा है, के प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं, के प्रति उत्तरदायी के से निर्णय करते हैं। पीपल रेस्पॉन्ड, उसके प्रति निर्णय करते हैं, इंसेंटिव से प्रेरित होकर के अपने निर्णय लेते हैं। जैसे हम खेती के संदर्भ में बात कर रहे थे कि गेहूं का उत्पादन करने से ज्यादा आय प्राप्त होगी, तो गेहूं का उत्पादन का निर्णय करेगा, उसके प्रति वो रेस्पॉन्ड करेगा। ये यहाँ पर मान करके चला जा रहा है। पांचवी चीज देखें, ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। जब व्यापार करते हैं तो हमारे पास एक विनिमय करने के अपार विस्तार होता है, अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो व्यापार करने से हर व्यक्ति अ, बेहतर स्थिति में जाता है। उसका कारण ये होता है कि हर व्यक्ति अ, जब ट्रेड करता है तो उस वस्तु को उत्पादन करता है जो वो अधिक कुशलता से कर सकता है। एक व्यक्ति कपड़े उत्पादन करने में अधिक कुशल है, तो दूसरा व्यक्ति गेहूँ को उत्पादन करने में अधिक कुशल है। तो जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में अधिक कुशल है, वो उस कार्य को करे और फिर अ, जो वस्तु चाहिए उसको दे करके उसके साथ वो व्यापार एक्सचेंज करे। तो ट्रेड करने से हर व्यक्ति बेहतर स्थिति में जाता है। तो ये था हाउ पीपल इंटरैक्ट। पांचवा, छठी चीज देखिए, मार्केट आर यूजुअली ए गुड वे टू ऑर्गेनाइज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सामान्यतया बाजार आर्थिक क्रियाओं को ऑर्गेनाइज करता है, उसको तय करता है कि कौन सी आर्थिक क्रियाएं करनी है, बाजार ही तय करेगा। जैसे आप देखेंगे कि अभी आईआईटी का जो के लिए जो एग्जाम हुई है, एडवांस, जेई एडवांस, तो वहाँ जो टॉपर्स है उनकी चॉइस यदि कंप्यूटर साइंस है और बॉम्बे आईआईटी का वो चयन करते हैं, तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाजार में कंप्यूटर साइंस की मांग सबसे अधिक है और जो आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है उसकी बाजार में सबसे अधिक
उस प्रोडक्ट की सबसे अधिक मांग है, उस रिसोर्स की, उस मानव संसाधन की सबसे अधिक मांग है, तो लोग कंप्यूटर साइंस का चयन करते हैं। तो यहाँ पर बाजार तय कर रहा है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में सबसे अधिक आय होती है, सबसे अधिक पैकेज मिलता है, तो लोग कंप्यूटर साइंस का चयन करते हैं। तो ये बाजार तय कर रहा है, क्योंकि कंप्यूटर तय कर रहा है पूरी दुनिया के लेन-देन और पूरी दुनिया के व्यवहार और पूरी दुनिया के वो कंप्यूटर सबसे अधिक लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। 7वीं चीज़, गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव समटाइम्स इम्प्रूव मार्केट आउटकम्स। कभी-कभी जब बाज़ार सही निर्णय नहीं ले पाता है, बाज़ार में कई बार ऐसे ऑब्स्टेकल आते हैं, जहाँ बाज़ार निर्णय नहीं ले पाता है, विशेष रूप से जहाँ लोगों की प्रेफ़रेंस प्रकट नहीं हो पाती है, वो का पता नहीं लग पाता है प्रेफ़रेंस का, या पब्लिक गुड्स है, वहाँ पर सरकार अ यदि हस्तक्षेप करती है कभी-कभी, तो बाज़ार को सुधारा जा सकता है। बाज़ार में जो अ, स्थितियाँ पैदा होती है, उसको सुधारा जा सकता है। अ, अब जो 7 हमने जो नियम पढ़े थे, कोर आइडियाज़ पढ़े थे, उसके साथ ये देखें, हाउ द इकोनॉमी एज़ ए होल वर्क। एक अ, पूरे पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था काम कैसे करती है? इसको समझने के लिए ये 3 अ, रूल हमें समझने होंगे। पहला, अ, ये कंट्रीज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड ऑन इट्स अचीव होल वर्क एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ, गुड्स एंड सर्विसेज। एक लोगों के जीवन स्तर इस बात पर, किसी भी देश के लोगों का जीवन स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि लोग कितनी एबिलिटी से, कुशलता से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। एक समाज जितनी कुशलता से सीमित संसाधनों का उपयोग करता है, उस समाज का उतना ही लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो एक समाज का लिविंग स्टैंडर्ड इस बात पर निर्भर करता है कि एक सोसाइटी अपने सीमित संसाधनों को किस प्रकार कुशलता से उपयोग करता है। अ, दूसरी बात, अ, जब कभी अर्थव्यवस्था में सरकार ज़्यादा मुद्रा की पूर्ति कर देती है, तो कीमतें बढ़ती है। प्राइसेज़ राइज़ेज़ व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी। अ, और अंतिम चीज़, सोसाइटी फेसेस शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। आगे जाकर के हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में अल्पकालीन ट्रेड ऑफ का सामना करता है एक सोसाइटी। तो ये सारे बिंदु थे जो हमने यहाँ देखा कि वो कौन से 10 प्रिंसिपल्स हैं अ, जिससे इकोनॉमी काम करती है। और अगला देखें कि व्हाई इकोनॉमिक्स कॉल्ड ए साइंस। इकोनॉमिक्स को एक साइंस क्यों कहा जाता है? देखिए, दरअसल इकोनॉमिक्स एक सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु है, और किस प्रकार से लोग डिसीजंस लेते हैं और इंसेंटिव से प्रेरित होते हैं। वहाँ जो इकोनॉमिक्स में एक चुनाव की सामाजिक समस्याओं का साइंटिफिक व्यू ऑफ टेम्परामेंट से उसका विश्लेषण किया जाए। देखिए, मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान के रूप में
सामाजिक समस्याओं, चुनाव की एक सामाजिक समस्या, चुनाव की सामाजिक समस्या क्या है? लोगों की असीमित आवश्यकताएँ हैं, सीमित संसाधन है, तो चुनाव की समस्या है। चुनाव की इस समस्या का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, लॉजिकल रूप से, तार्किक रूप से इस सोशल प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का साइंटिफिक व्यू पॉइंट से कैसे विश्लेषण किया जाए, ये यहाँ पर इकोनॉमिक्स में साइंस का प्रवेश है। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक साइंस है और एक कला है। तो इकोनॉमिक्स एक सामाजिक विज्ञान है। इकोनॉमिक्स को विज्ञान की श्रेणी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार से विज्ञान किसी समस्या का क्रमबद्ध रूप से, तार्किक रूप से, कारण कार्य के रूप में तार्किक रूप से उसका विश्लेषण करता है, उसी प्रकार से चुनाव की सामाजिक समस्या का अ, अ, वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण किया जाता है इकोनॉमिक्स में। तो इसलिए इकोनॉमिक्स एक प्रकार की सोशल साइंस है। और इसका मतलब ये है कि व्यवस्थित रूप से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को का विश्लेषण किया जाता है। अब यहाँ पर आगे जाकर के देखेंगे कि थ्योरी क्या है। यहाँ पे एक चीज कि कभी-कभी एक ही विषय वस्तु है, उसका अलग-अलग अर्थशास्त्री, अलग-अलग विद्वान उस पे अपनी अलग-अलग राय क्यों रखते हैं? इसका कारण ये है कि चूँकि सामाजिक विज्ञान है और अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और समाज विज्ञान का नेचर ये है कि वो मशीन नहीं है, वो मनुष्य है और मनुष्य का मनुष्य एक उसका साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट बदलता रहता है। एक तो इसका कारण ये है। दूसरा, हर व्यक्ति का हर समस्या का विश्लेषण करने का जो मेथड है, जो एस्पेक्ट है, वो अलग-अलग है। इसीलिए अलग-अलग विचार वहाँ पर निकल कर के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखेंगे। कल इसकी अगला जो वीडियो हम आपके सामने लेके आएँगे, उसमें इकोनॉमिक्स की व्यवस्थित रूप से परिभाषाएँ क्या हैं और बहुत सरल ढंग से हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या है और रेशनल बिहेवियर क्या है, रेशनैलिटी क्या है, अजम्पशन्स क्या है, थ्योरी क्या है, ये सारे अ विषय वस्तु को हम अगले टॉपिक में देखेंगे। इसकी कौन-सी ब्रांचेज़ है, उसका बहुत विशद रूप से विश्लेषण अगले वीडियो में हम करेंगे। तब तक आप अपना ख़्याल रखिएगा और अ, इस अर्थशास्त्र को बिल्कुल उस ढंग से समझने का प्रयास कीजिए कि घर में कमाने वाले कौन हैं? अ, कौन-सा काम कौन व्यक्ति क्यों कर रहा है? हर व्यक्ति अ, क्या हर व्यक्ति की हर आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार में किया जाना संभव है क्या? नहीं है तो क्या कारण है? और यदि हर व्यक्ति की हर आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है, तो कौन-सी आवश्यकताओं को पहले पूरा करने का प्रयास किया जाता है और फिर क्या कठिनाइयों का सामना करते हैं? ये सारी चीज़ें आप पढ़िए क्योंकि अर्थशास्त्र एक समाज विज्ञान है और समाज में आस-पास अ, चॉइसेस का निर्माण करने में, लोगों की अपनी पसंद का निर्माण करने में बाज़ार कैसे तय हो रहा है, बाज़ार कैसे भूमिका निभाता है, सरकार की हस्तक्षेप जब बाज़ार में करता है तो क्या रिज़ल्ट होते हैं, सरकारी नीतियाँ किस प्रकार से बाज़ार को प्रभावित करती है, आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करती है। ये सारी चीज़ें आप अपने आस-पास घटित होता हुआ देख रहे हैं। अब आप उसको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका विश्लेषण कीजिए, यही अर्थशास्त्र है। तो तब तक नमस्कार।